आप सभी को रामनवमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन राम जी और एच.सी. वर्मा जी का जन्मदिन हुआ था। कब हुआ था राम का जन्म? चैत्र के नवमी तिथि में। और मेरा जन्म कब हुआ था पता है आपको? चैत्र की नवमी तिथि में। एच.सी. वर्मा जी ने अपने एक लेक्चर में राम के जन्म के समय के प्लैनेट्स और स्टार के पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आइए इस लेक्चर को देखते हैं और एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा सीखते हैं। हमने इस लेक्चर को एडिट करा है। अगर आपको ओरिजिनल लेक्चर देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आसमान के अंदर में कौन से तारे कहाँ हैं और कौन सा चांद कहाँ है और कैसे घूमता है, उसकी अगर जानकारियाँ हैं तो ये एक अच्छा विषय है। रामायण के अंदर में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वहाँ पर रामायण में वाल्मीकि ने प्लैनेट्स के पोजीशंस बताए हैं। कुछ कुछ ये यहाँ था, वो वहाँ था, वो वहाँ था। तो वो जो उन्होंने लिखा है, वो कविता लिख रहे थे तो मात्रा मिलाने के लिए लिख दिया होगा, या उनको पता था कि हाँ इस समय में ये, चूँकि राम के ही समय में वो थे तो उनको मालूम था कि किस दिन कौन सा प्लैनेट्स कहाँ है क्या नहीं है। और रामायण में उनके जन्म के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ततो यज्ञ समाप्तु ऋतुना षट समुत्य। ये तो समय है कि जब यज्ञ समाप्त हुआ उसके बाद 6 ऋतुएं गुजर गई और ततश्च द्वादशे मासे 12 महीने गुजर गए। और उसका चैत्र में नवमी की तिथि में, हाँ, कब हुआ था राम का जन्म? चैत्र के नवमी तिथि में। और मेरा जन्म कब हुआ था पता है आपको? चैत्र की नवमी तिथि में। ओके। अब इसके आगे का जो ये श्लोक है अगला, ये महत्वपूर्ण है। यहां देखिए, नक्षत्रे अदिति दैवत्य। मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा अभी कि नक्षत्र किसको कह रहे हैं। अदिति जिसके देवता हैं वो वाला नक्षत्र है ये। और सोच संस्थेषु ऐसा लिखा है, जो उच्च स्थान पर कौन? पंचसु ग्रहेषु, 5 ग्रह जो हैं सो अपने उच्च स्थान पर हैं। ये सब मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। मैंने भी अभी कल ही परसों सीखा ये सब। हाँ। तो 5 ग्रह जो हैं, पंचसु ग्रहेषु, 5 ग्रह जो हैं वो अपने उच्च स्थान के ऊपर हैं। और कर्कटे लग्ने, कर्क जो उनका जन्म का लग्न है वो कर्क है। मेरा भी जन्म का लग्न कर्क है। और वाक्पताव, ये बृहस्पति के लिए है वाक्पताव। और इंदु तो आप जानते हैं ना, चंद्रमा के लिए। तो ये बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति चंद्रमा के साथ प्रोद्यमाने यानी उदित हो रहा है या आ रहा है, इट्स कमिंग अप। कहाँ आ रहा है? तो इस कर्क की जो राशि है उसके अंदर में बृहस्पति और ये चंद्रमा ये आ रहे हैं, जस्ट राइज कर रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं वहां पर। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी की बात यहां पर हुई है इस जगह पर, यहां से नक्षत्रे से लेकर के और प्रोद्यमाने तक, उसकी थोड़ी हम लोग जानकारी प्राप्त करें कि ये सब क्या चीजें हैं। तो उसमें देखिए एक बात आई थी कि उनका जो लग्न है वो कर्क है, जन्म लग्न है कर्क है। मैंने समराइज कर दिया है उसको। नक्षत्र है जिसके देवता अदिति हैं, और 5 ग्रह हैं जो अपने उच्च स्थान पर हैं, अंग्रेजी में उसको एक्सॉल्टेड पोजीशंस कहते हैं। और बृहस्पति और चंद्रमा ये कर्क में, कर्क को अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं, तो उसमें राइज कर रहे हैं, उसमें पहुंच रहे हैं। और चैत्र का वो नवमी का दिन है। ये इतनी समरी उस श्लोक में से प्लैनेट्स के बारे में या एस्ट्रोनॉमी के बारे में निकल करके आ रही है। एस्ट्रोनॉमी पुराने जमाने से हमारे यहाँ उसकी परंपरा रही है। तो इसलिए अगर वाल्मीकि रामायण के अंदर में वैसा कुछ लिखते हैं तो वो उसी परंपरा को और पीछे ले जा रहे हैं। ये सब लोग हैं। ये जो लग्न वगैरह है उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा अपने को
कि सूरज है और सूरज के चारों बगल धरती इस प्रकार से परिक्रमा करती है एक साल में एक बार, है ना, और फिर अपनी जगह पर अपने 24 घंटे में एक बार घूमती है, वो अलग है। और हम जो आकाश देखते हैं वो धरती पर से देखते हैं और उसको करते हैं, लेकिन जो ये एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं या जो ज्योतिष करते हैं उन लोगों को ये आप जो ज्योतिष करते हैं उनके पास तो बने बनाए पंचांग हो गए हैं, तो उनको केवल देखना होता है। लेकिन जिन्होंने ये पंचांग बनाया होगा उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, बहुत कैलकुलेशंस किए होंगे, क्योंकि धरती घूमती है उसका पूरा हिसाब इनको लेना पड़ता है। आकाश जो हमें दिखता है वो धरती से दिखता है, और जो होता है वो ऐसा होता है कि सूरज है उसके चारों बगल धरती घूम रही है, यहाँ पे ये घूम रहा है और यहाँ से मुझे आकाश दिखता है, ऐसा। तो खैर हमें तो काफ़ी जानकारियाँ हैं, इसलिए हमारे लिए मामला बहुत आसान है। तो ये जो सन के चारों बगल ऐसा घूमता है धरती, इसको एक्लिप्टिक्स कहते हैं, है ना। धरती जो ऐसे चारों बगल घूमती है, वो जो प्लेन हो गया वो एक्लिप्टिक कहलाता है। और उसको आप एक्सटेंड कर दो सब तरफ, क्योंकि दूरी तो अपने को महत्वपूर्ण है नहीं, दूरी केवल दिशा महत्वपूर्ण है। सब तरफ एक्सटेंड कर दो आप, इस प्लेन को पूरे में फैला दो और केवल दिशा देखो, डेप्थ नहीं देखना अपने को, केवल दिशा देखना। तो पूरे में फैला देंगे तो इधर से लेकर के इधर से लेके इधर से लेकर के इधर तक फैला हुआ है, राइट। और जो धरती घूमती है उसके घूमने का कुछ अक्ष है, और वो ऐसा गोल 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 घूमती है यहाँ पे, तो उसका जो अक्ष है और ऐसा जो गोल गोल घूमती है वहाँ से अलग प्लेन बनाओ जिस प्लेन के अंदर में उसका घूमना हो रहा है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे से कुछ 23 डिग्री के ऊपर झुके हुए हैं। दो प्लेन समझ आ रहे हैं ना, एक सूरज है और धरती ऐसा घूम रही है, तो एक प्लेन तो ये हो गया जिसको एक्लिप्टिस कह दिया। फिर धरती जो है वो जो घूम रही है उसका अपना एक एक्सिस है और वो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये जो ऐसे ऐसे घूम रही है इसको भी, प्लेन को भी एक्सटेंड कर दीजिए, तो दो प्लेन हो गए, राइट। तो दो प्लेन अगर हो गए एक दूसरे के ऊपर कुछ एंगल बनाते हुए, तो वो एक रेखा के ऊपर कटेंगे, ठीक ना, एक रेखा के ऊपर कटेंगे, तो उसको वो इक्विनॉक्स वगैरह कहते हैं। और वहां से दिशा की काउंटिंग शुरू होती है, और वो यहां पर है, वो इस जगह पर दिखाया गया है। तो ये जो दिशा है ये यहां से शुरू होता है, और यहां से अगर आप ऐसे घूम जाओ तो पूरे 360 डिग्री घूम जाओगे, है ना। इस 360 डिग्री को 12 भाग में बांट दिया, 30-30 डिग्री के भाग हो गए, ठीक है। और वो 12 भाग में जो बांट दिया 30-30 डिग्री का, वो एक एक जोडियाक कहते हैं या एक एक राशि कहते हैं। वो पहला ये मेष हो गया, एरिस जिसको कहते हैं, फिर वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है और मीन है। ये 12 राशियां हैं। तो ये 12 राशियां 30-30 डिग्री के खंड हैं दिशा के अंदर में। ये दिशा हो गई तो ये मेष हो गया, ये वाली दिशा हो गई तो वृषभ हो गया, उसके बगल वाला 30 डिग्री का दिशा है तो फिर मिथुन हो गया। तो ऐसे ये 30-30 डिग्री के बटे हुए, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है क्योंकि सन फिक्स्ड है और सन के बगल में ये सब फिक्स्ड है। और जो तारे होते हैं ये ऑलमोस्ट स्थिर से रहते हैं। आप 100-200 साल, 400 साल, 1000 साल, 1200 साल करोगे तो ये जो दूर वाले तारे हैं ये चलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन धरती जैसा चलती है वैसा प्लैनेट्स चलते हैं, और प्लैनेट्स चूंकि नजदीक हैं तो वो चलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो फिक्स्ड स्टार्स हैं वो हमारा बैकग्राउंड होता है, फिक्स्ड बैकग्राउंड होता है, और उसके ऊपर चांद चलता है, उसके ऊपर सूरज चलता है। अगर धरती से बात करें तो, या सूरज से बात करें, धरती चलती है फिक्स्ड स्टार्स के बैकग्राउंड में। तो सारी एस्ट्रोनॉमी जो की जाती रही है वो इस तरीके से करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये दिशाएं हैं, हाँ ये दिशाएं हैं। ये दिशा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेष है, यहाँ से यहाँ तक वृषभ है, यहाँ से यहाँ तक मिथुन है, कर्क है, इस तरीके से। ये हमने फिर यहाँ पे इकट्ठा कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हमें राम के जन्म वाले श्लोक में से मिली थी। एक जन्म लग्न था जो कर्क था, नक्षत्र था जिसके देवता अदिति थे, बृहस्पति और चंद्रमा जो थे वो कर्क में उदित हो रहे थे, और 5 प्लैनेट्स जो थे वो अपने उच्च स्थान पर थे, और चैत्र की नवमी थी। अब पहले देखते हैं जो सबसे पहला है हमारा जन्म लग्न। तो जन्म लग्न क्या होता है?
तो जन्म लगने क्या होता है कि जिस समय बर्थ हुआ और जहां पर बर्थ हुआ वहां से आप ईस्ट की तरफ देखो, ईस्टर्न हॉरिजन पर देखो, उसको देखो। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ईस्ट किसको कहते हैं। आप धरती के ऊपर जहां भी रहें वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएं, ठीक है, जहां भी हैं वहां हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएं और उसी प्लेन के ऊपर सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होने हैं। तो यहां पर अगर आप हैं तो ऐसे टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा और इस प्लेन के अंदर में चीजें होंगी और उसमें ये जो पोल है अपना, उस पोल की तरफ जो शॉर्टेस्ट पाथ से आप जाने की कोशिश करोगे दैट विल बी नॉर्थ, ठीक है। तो आप जहां कहीं पर भी हैं, आप अब ग्लोब की कल्पना करना कि आप धरती के एक हिस्से के ऊपर हैं और किस हिस्से पर है पता नहीं, यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है। तो आप जहां पर भी हैं, अगर ईस्ट वेस्ट का पता करना है अपने को, तो वहां से आप एक टेंजेंशियल प्लेन डालो, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। और आप जहां हो वहां से नॉर्थ पोल फिक्स्ड है और साउथ पोल फिक्स्ड है, क्योंकि धरती रोटेट करती है तो वो नॉर्थ साउथ के ही एक्सिस पे करती है। तो इस पर जाना है, यहां से हमें इस पे जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा लेंगे हम? ऐसा वाला लेंगे, है ना। ये नॉर्थ हो जाएगा। एक बार नॉर्थ फिक्स हो गया तो उसके अपोजिट साउथ है और फिर उसके राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है। तो जिस समय में और जहां पर, तो अगर अयोध्या में जन्म हुआ है तो जिस समय धरती जहां भी है वहां पर आप अयोध्या ढूंढो पहले का है, और अयोध्या से आप पूरब दिशा ढूंढो और उस दिशा में जब आप चलो तो आप देखो कि आप कहां पहुंचे, कौन सी राशि में पहुंचे, कौन से जोडियाक में पहुंचे। पहुंचेंगे ना कहीं पे। ये तो पूरा 360 डिग्री बना ही हुआ है। अभी मान लीजिए मेरा यहां पर हम हैं किसी समय में, जब जन्म हुआ, यहां कहीं पर जन्म हुआ, तो यहां से हम ईस्ट ढूंढेंगे कि ईस्ट किधर है। जैसे अभी हमने यहां पर आपको बताया, तो वो ईस्ट अगर मान लो इधर आ गया तो हम इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, ये कौन सा हिस्सा बना, तो हम बताएंगे कि अच्छा इस वाले 30 डिग्री के अंदर पड़ गया, वो कहलाता है जन्म लगन, ठीक है। तो इनका जन्म लगन कर्क है का मतलब है कि जिस समय में ये जन्म हुआ है वो, और दोपहर के समय में, क्योंकि ये गोल गोल घूम रही है, ये गोल गोल घूम रही है ना, तो जब ये घूमेगी और हम किसी शहर पे हैं तो वहां से जब मैं ईस्ट डालूंगा तो वो ईस्ट अभी इस वाली राशि में है, इस वाले 30 डिग्रीज में है, और थोड़ी देर बाद मेरा शहर जब यहां पहुंच जाएगा, ईस्ट डालूंगा तो ईस्ट इधर हो जाएगा, है ना। वो ईस्ट है, इसके साथ साथ घूमेगा, क्योंकि जब मैं यहां हूं तो मेरा ईस्ट फिक्स हो गया है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। जब ये यहां आ जाएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। जब ये यहां आ जाएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो मेरा ईस्ट डायरेक्शन हमेशा 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगा। जिसको हम ईस्ट कह रहे हैं, ये अगर मेरा ईस्ट है तो धरती घूमेगी तो वो ईस्ट भी मेरा घूमेगा, और जब घूमेगा तो अलग अलग राशियों में से होकर गुजरेगा, अलग अलग जोडियाक्स में से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो जिस समय में, दोपहर के समय में अगर जन्म हुआ है तो आप दोपहर के समय में ईस्ट किधर है ढूंढो, शाम को हुआ है तो शाम को ईस्ट किधर है ढूंढो, 5 बजे हुआ है तो 5 बजे वाला ढूंढो, 6 बजे हुआ है तो 6 बजे वाला ढूंढो। इसीलिए लोग जब बनाते हैं जन्म पत्री तो समय पूछते हैं, क्योंकि हर 2 घंटे के अंदर में बदल जाना है। 30-30 डिग्री का बना हुआ है वो, और 24 घंटे के अंदर में उसको सब में से गुजर जाना है। 12 राशियां है, 24 घंटे में सबसे गुजर जाना है उसको। तो एक राशि में कितनी देर रहना है? 2 घंटे। तो अगर आप बीच में हैं तब तो कोई बात नहीं, अंदाज से भी अगर आधे घंटे आगे पीछे भी हो गया तो वो जोडियाक नहीं बदलेगा। लेकिन आप कहीं बाउंड्री पर अगर है तो 5 मिनट इधर और 5 मिनट उधर, उसके अंदर में बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ, तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई पक्का समय बताओ एंड सो दैट। तो ये जन्म लग्न है, और जन्म लग्न इनका कर्क है। नेक्स्ट आया नक्षत्र। नक्षत्र कह रहे हैं कि जिनके देवता अदिति हैं। तो नक्षत्र क्या है कि जो जिस तरह इसको 12 भाग में बांटा है, वैसे इसको 27 भाग में बांट लीजिए। वो जो दिशाएं बन गई वो नक्षत्र कहलाते हैं। तो 27 भाग में बांटेंगे तो एक एक भाग जो है वो
13 डिग्री 20 मिनट का आएगा। ओके, 360 को जब आप भाग लगाओगे 27 से, 360 डिग्री को आप 27 से जब भाग लगाओगे तो 13 डिग्री 20 मिनट, कौन सा मिनट? घंटा वाला? हाँ, 60 मिनट का 1 डिग्री है ना, यानी ये 40/3 हो गया, 40/3 डिग्री हो गया ये। तो उसको नक्षत्र कहते हैं। वैसे 27 नक्षत्र हो गए। तो एक एक राशि के अंदर में आपको वो पक्का तो नहीं होगा ना, एक नक्षत्र, एक 2 राशियों के अंदर में एक ही नक्षत्र भी होगा, क्योंकि वो 12 है या 27 है। अगर 24 होते तो बड़ा अच्छा रहता, एक एक के अंदर 2-2 हो जाते, लेकिन 27 हैं, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होगा कि पूरा का पूरा नक्षत्र राशि में है, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूरा का पूरा नक्षत्र एक राशि में नहीं होकर के एक राशि से दूसरे राशि में साथ में जा रहा है, तो वो नक्षत्र कहलाता है। और उसके 27 नक्षत्र हैं, और सभी नक्षत्रों के लिए उन्होंने अपने शास्त्रों के अंदर में एक एक देवता फिक्स करके रखे हुए हैं। इसका ये देवता, इसका ये देवता, उसका वो देवता, उसका वो देवता। बहुत सारे देवता है ना, तो कम से कम 27 को तो खुश कर ले। तो इसमें अदिति जिसका वो है देवता, उसका नाम है पुनर्वासु। तो वो और अब बता रहे हैं। अच्छा हाँ, तो वो दिशा से सिर्फ नहीं है, जिस समय में आपका जन्म होता है, हाँ ये है अदिति का जो नक्षत्र, जिसकी देवता अदिति है, वो पुनर्वासु कहलाता है। और ये 2 में मिक्स है, एक जो मिथुन जेमिनी जिसको कहा था, और एक कर्क जिसको कहा था। तो थोड़ा उसका जेमिनी में, ज़्यादातर हिस्सा उसका जेमिनी में है यानी मिथुन में है, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कर्क में भी जाता है। तो जन्म का नक्षत्र कैसे डिसाइड करते हैं? राशि डिसाइड करने के लिए तो आप ईस्ट की तरफ देख लो, ईस्टर्न हॉरिजॉन में देख लो, लेकिन नक्षत्र डिसाइड करने के लिए जन्म के समय में आप चंद्रमा को देखो, जहां पर जन्म हुआ है और जब जन्म हुआ है, वहां से आप चंद्रमा को देखो। आप देखो माने ऐसे आंख से नहीं देखो, कैलकुलेशन से जो आ रहा है। सन को सेंटर में दिया, अर्थ को घुमाया, चंद्रमा अर्थ के अबाउट घूम रहा है। अब वो कैलकुलेशन से आएगा कि यहां अर्थ है, यहां अयोध्या है, और चंद्रमा यहां है। तो अयोध्या से चंद्रमा की ओर जब लाइन खींचे तो वो दिशा किस नक्षत्र में जाके पड़ती है, उसको कहते हैं जन्म नक्षत्र। ठीक है, तो जन्म लगन अलग है और जन्म नक्षत्र अलग है। जन्म लगन के समय में आपको सिर्फ पूरब दिशा में देख डालना है, पूरब दिशा में कौन सी राशि पड़ रही है। और जन्म नक्षत्र के लिए आपको चंद्रमा से मिलाना पड़ेगा, अपने शहर को चंद्रमा से मिलाना पड़ेगा, और वो जो दिशा बनेगी वो कौन से नक्षत्र में पड़, जो 27 भाग में बटा हुआ है, तो वो नक्षत्र कहलाता है। तो वो नक्षत्र यहाँ पे इनका पुनर्वासु है। और ये राशि में अगर देखें तो वो नक्षत्र ज़्यादातर जमुनी में पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पड़ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वो उसके अंदर जस्ट जा रहा है, राइट। और क्या बताया इसके अंदर में? नक्षत्र के बाद बताया कि बृहस्पति और मून वो कर्क में प्रोद्यमाने, है ना, उसमें अभी राइज कर रहे हैं, उसमें पहुंच रहे हैं। तो बृहस्पति और मून जो है, जुपिटर और मून जो है, वो कर्क में प्रवेश कर रहे हैं उस समय पे। तो ये उसका तीसरा है। इसके बाद ये उच्च स्थान। अब ये उच्च स्थान वाला देखना क्या है, और नीच स्थान। ये कहानियां बहुत बनाई हुई है ना, वो एस्ट्रोनॉमी है, लेकिन उस एस्ट्रोनॉमी के अराउंड बहुत सारे स्टोरीज बनाए हैं, और उसी से पंचांग, जन्म पत्री, इसका फल, उसका फल, वो सब करते हैं। तो हम तो एस्ट्रोनॉमी पार्ट को केवल देख रहे हैं, लेकिन वो चूंकि शब्दावली वहीं से ली गई है, तो इसलिए वो उसकी बातें करना है अपने को। तो हर एक प्लैनेट जो अच्छा, प्लैनेट भी किसको कहते हैं? इसमें प्लैनेट जो हमारे, जिसको हम लोग जानते हैं प्लैनेट, वो वाले प्लैनेट नहीं है, उसकी लिस्ट अभी हम बताते हैं। लेकिन जो भी प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट के लिए उन राशियों के अंदर में बताया हुआ है कि ये जो जगह है, ये वाली जो राशि है, ये वाला जो 30 डिग्री है, ये इस प्लैनेट के लिए सबसे फेवरेबल है। ये प्लैनेट जब यहाँ रहेगा, यानी उस प्लैनेट को आप देखें तो उस दिशा में जा रहे हैं, उस राशि में जा रहे हैं, तो ये प्लैनेट जब यहाँ रहेगा
तो उस समय में वो सबसे बलशाली होगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा ज़िंदगी के ऊपर, ये करेगा वो करेगा वगैरह वगैरह कहानियाँ हैं। तो उसको कहा जाता है उच्च स्थान, एक्सॉल्टेड पोजीशन। और इसी तरह से एक राशि अलग है होगी, अगर वो वहाँ प्लैनेट वहाँ पर है, उस वाले 30 डिग्रीज में है, तो उसको कहा जाता है फॉल पोजीशन या नीच स्थान। ओके, तो 5 प्लैनेट्स जो हैं वो उच्च स्थान पर हैं, ऐसा उसके अंदर में लिखा गया है। ये सब इनके पोजीशंस हैं। पहले तो प्लैनेट्स देख लीजिए, इसमें सूर्य को भी प्लैनेट ही मान करके नवग्रह की पूजा करते ना, कोई भी पूजा वूजा कराओ तो वो जमीन के ऊपर ऐसा वैसा रेक्टेंगल्स और क्या क्या बना करके पहले नवग्रह बनाते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं। तो वो नवग्रह जो है वो ये हैं, सूर्य भी उनका ग्रह है, चंद्रमा भी उनका ग्रह है, और उसके बाद फिर ये मार्स है, अपना मंगल, फिर ये मरकरी है, बुध ये है, बृहस्पति, जुपिटर, फिर वेनस शुक्र है, और सैटर्न जो है सो शनि है। इसके अलावा राहु केतु भी आते हैं, लेकिन मुख्य प्लैनेट्स ये कहे जाते हैं। और ये इनके उच्च स्थान हैं और ये इनके निम्न स्थान हैं। सूरज अगर एरिस में, एरिस मतलब मेष, इसमें अगर है तो वो उच्च स्थान पर है। मून अगर टॉरस में है, वृषभ में, तो वो उसका उच्च स्थान है। इसी तरह से हर किसी का अपना अपना उच्च स्थान है। और 5 प्लैनेट्स की बात की गई है, 5 प्लैनेट्स की बात की गई है, तो इसमें से 5 चूज करना पड़ेगा कि कौन से 5। ये सब उच्च स्थान है और ये 5 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, यही 5 प्लैनेट्स क्यों हैं? यही 5 प्लैनेट्स क्यों हैं? इसके में भी एक थोड़ा सा है कि आप देखो, जो चंद्रमा है उसको पहले ही बता दिया है ना, बृहस्पति के साथ चंद्रमा कर्क लगन में प्रोद्यमान है। तो चंद्रमा कहाँ है? कर्क में है, और चंद्रमा का उच्च स्थान जो है वो वृषभ में है। तो चंद्रमा नहीं है, वो 5 जो उच्च स्थान में उसमें चंद्रमा नहीं है। और इसके बाद ये जो बुध है, ये बुध और ये सूर्य, ये एक साथ अपने अपने उच्च स्थान में एक साथ दोनों में कभी नहीं रह सकते। ये एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। ये जब रहेगा इसमें तो फिर ये बुध जो है सो इसमें उस समय में नहीं रह सकता है, तो इसलिए इसमें से भी एक को जाना ही जाना है। तो इसको भी भेज दो तो 5 बचेंगे, और वो 5 ये हैं, वो 5 ये हैं, और उनके उच्च स्थान इन 5 है, और इनके ये 5 ये उनके उच्च स्थान है। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई। जो जितने वहां इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने इकट्ठी कर ली एक जगह पे, कि ये सूर्य जो है ये यहाँ पर है ना, सूर्य जो है वो यहाँ पर है, मंगल जो है सो यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर है, वेनस यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर है, चंद्रमा जो है सो कर्क में, जमिनी से वो कर्क के अंदर में प्रवेश कर रहा है। ये सब हमने इकट्ठी कर ली। अब इसको क्या किया, इसको डाला गया इस सॉफ्टवेयर के अंदर में। ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है प्लैनेटरी पोजीशंस के लिए, प्लैनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर। पहले प्लैनेटेरियम था, उसके बाद उसका अगला वर्जन आया तो गोल्ड आया। इसके अंदर में सबको फीड किया गया कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन स्काई में कब हो सकता है, राइट। तो वो सॉफ्टवेयर ने उसको निकाल करके और उसको दे दिया। और वो कॉन्फ़िगरेशन जब आ रहा है तो वो आ रहा है 10 जनवरी 5114 BC। अयोध्या से जब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं तो ये जो वहाँ हमने देखा कि सन को यहाँ होना चाहिए, मार्स को वहाँ होना चाहिए, मून को वहाँ होना चाहिए, ये सब कुछ इतने तारीख को आ रहा है। अब इसमें तो कोई एक्साइटिंग बात नहीं है। और चंद्रमा का भी उसी सॉफ्टवेयर से अगर उसको थोड़ा पहले चलाओ, 12 बजे चलाओ, और फिर आगे बढ़ाओ, 12:05 पे चलाओ, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, तो 12:10 पे वो जेमिनी से कैंसर में है ना, याद है ना, वो 20 डिग्री तो उधर है और 3 डिग्री 20 मिनट इधर है।
तो जो ट्रांजिशन है वो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि 12:10 पर वो एक्चुअली कैंसर में प्रवेश कर रहा है। तो जो कहते हैं कि वो प्रोद्यमाने अभी उदित हो रहा है, तो अगर उसको हम इससे लेकर के चलते हैं तो 12:10 दोपहर का समय निकल करके आता है। और जन्माष्टमी में व्रत रात को 12 बजे तोड़ा जाता है और रामनवमी में दिन में 12 बजे भोग लगाया जाता है ना। तो अपनी परंपरा में वो चल के आ रहा है। इसमें कोई बहुत इतना बड़ा व्याख्यान देने का कुछ नहीं था। कुछ भी प्लानिटरी पोजीशन डालोगे, लिख दोगे, फर्ज करो हम कहानी लिख रहे हैं, हमने कुछ भी लिख दिया, आप सॉफ्टवेयर में डालोगे तो कोई ना कोई डेट तो आ ही जाएगी। तो कोई ना कभी तो ऐसा हो ही जाएगा, अनलेस कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर रखी हो। जैसे हमने अपनी कहानी में सूरज को उसी समय में उच्च स्थान पर रख दिया जिस समय बुध को रखा, वो कभी होगा ही नहीं, वो डेट कभी निकलेगी ही नहीं। तो ऐसी कोई गंभीर गड़बड़ियां अगर मैं न करूं तो कुछ भी आप आकाश का पोजीशन बताओगे तो सॉफ्टवेयर कुछ बता देगा कि हाँ इतने तारीख को ऐसा था। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन अब इसके आगे देखिए कि अब क्या हो रहा है। ये जो हमने ये डेटा आपको बता रहे हैं हम, ये इनसे हमने लिया है। सरोज बाला है ये डायरेक्टर आईसर्व की। ये सर्व भी एक्रोनिम है, ये बड़ा सा नाम है संस्था का। वो वेदों के ऊपर ये इनका साइंटिफिक रिसर्च चलता है, उसकी डायरेक्टर है। उनका ये आर्टिकल है जहाँ से हमने ये वाला इन्फॉर्मेशन जहाँ से लिया, ये वाला। ये प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में मैंने नहीं डाला है, ठीक है ना। तो अगर कोई गड़बड़ी हो तो ब्लेम मेरा नहीं है, सरोज बाला का है। इसलिए बता देना आवश्यक है कि किसका है। ओके। और ये आर्टिकल का जो नाम है वो ये है हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक एंड रामायण एराज। ये उस आर्टिकल का नाम है। ये एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ, मतलब प्रेजेंट किया गया, और भी कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। बहुत अच्छी किताब है, वो मेरे बैग में है अभी। और उसको ये 2012 के अंदर में उसको किताब के फॉर्म में एडिट करके पब्लिश किया गया है। और अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया था कि वो चैत्र है और नवमी है। अभी केवल प्लैनेट्स के पोजीशंस डाले गए थे और डाल करके वो एक निकल करके आया 10 जनवरी 5114 BC। और उसको जब करस्पॉन्डिंग अब दूसरे सॉफ्टवेयर से उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग तिथि निकाली गई, महीना निकाला गया, तो दैट टर्न्ड आउट टू बी चैत्र नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुखल पक्ष विजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। और इधर हम तिथि भी बता भय प्रगट कृपाला